तो उन्होंने बताई थी कि वो किस चीज को फेस कर रही हैं, तो मैंने उसे रिसर्च भी किया था। और वो बाउल सिंड्रोम जैसा भी था, ठीक है। उसमें बाउल सिंड्रोम भी उसी का एक टाइप है, ठीक है, उसी के अंदर उसे बताया था। तो हाँ, मैंने इसमें देखा, और काफी मैंने जो एक्सपर्ट हैं योग में उन लोगों से भी बात की, तो इसमें बहुत कारगर है आपका जो संघ प्रक्षालन है, ठीक है। अगर उसे आप 6 मंथ में, या जो पार्शल संघ प्रक्षालन है उसे आप करते हैं, तो ये काफी बेनिफिशियल रहता है। अग्निशार और संघ प्रक्षालन का श्रद्धा जी यही पूछ रही थी कि क्या हमें इसे करना चाहिए इसमें। तो हाँ, आप इसे जरूर यूज में ला सकते हैं, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, ठीक। और सेकंड जो चीज थी, आपने वो कंटेंट भेजा था, मुझे पूरा टाइम तो नहीं मिला उसे देखने का। मैं हल्का फुल्का उसे देख रहा था, बट आई गेट सम कंफ्यूज्ड अबाउट द अंगुलास। उसमें अंगुला किस चीज को माना गया है, क्योंकि अंगुलास की मतलब कि अंगुलियों की स्टेजेस भी बताई गई है उसके बाद। तो मैंने पूरी की पूरी बुक को ही देखना पड़ेगा आई थिंक। मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक जब हम मंडे को क्लास लेंगे, सेशन लेंगे, तो उस दिन हम उस चीज को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो ठीक है एक्चुअली विजय क्या सर, है, बिकॉज it is also not connected right now what we are doing. So अगर अगर आपके पास टाइम होगा तो प्लीज यू कैन, अदरवाइज इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके। एक क्वेश्चन मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर किसी के घुटने में बहुत पुरानी इंजरी है एक्सीडेंट की वजह से, फ्लेक्स होता है घुटना, लेकिन नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, पर्सन कैन स्टैंड इन जैसे वीरासना 2 या वीरासना 3 कर रहे हैं उसमें, तो उस एरिया को स्टेबल करने के लिए कौन से आसना को करने चाहिए फिर? जितने भी आपके सूक्ष्म व्यायाम है रिलेटेड टू नी, ठीक, उस पे ही आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे शुरुआत में, लगभग 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। शुरुआत में आपने 10 से 15 मिनट आपकी नी के मूवमेंट को, ठीक, और आपने रेगुलरली उस पर मसाज करना चाहिए, डाउनवर्ड्स आउटवर्ड्स उसके ऊपर मसाज करनी चाहिए, ठीक। इन चीजों को प्रेफर करना चाहिए। और धीरे धीरे जो घुटने की स्ट्रेंथ है, जैसे अगर वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें क्या यूज में लाना चाहिए आपको, स्टैटिक स्ट्रेचेस को नहीं सर वॉइस डालना नहीं आ चाहिए। रही है। सभी को कट हो रहा है क्या वॉइस? नहीं, मुझे तो ठीक नहीं सर, ओके है। है सर। ओके है। अगर किसी को कट हो रही है प्लीज, मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया, आप रिकनेक्ट कर लीजिए, शायद वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो ऐसे में हमने क्या करना चाहिए, डायनेमिक स्ट्रेचेस देने चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टैटिक स्ट्रेचेस। स्टैटिक स्ट्रेचेस में क्या होगा, वो उन जॉइंट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो आप डायनेमिक स्ट्रेचेस, जैसे अगर घुटने में प्रॉब्लम है, अगर वो कुछ एक्शंस को परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो कुछ देर तक उसे करवाएं, जैसे उद्गट आसन, ठीक है। उत्कट आसन में कुछ देर जाकर अगर वो वापस आते हैं, तो क्या होगा, घुटने के ऊपर लोड पड़ रहा है और वो हट भी रहा है, ठीक। हम इसी मैकेनिक्स को समझेंगे आज, कि अगर बॉडी में आपको किसी भी पार्ट में, इट्स नॉट ऑल अबाउट द नी, ठीक है, अगर किसी भी पार्ट में आपने, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपने इंप्रूवमेंट लाना है, तो आपने दो चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। एक तो उस ऑर्गन से, उस पार्ट से काम करवाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि मूवमेंट करवानी पड़ेगी उस जगह पर। और दूसरा, उस जगह पर क्या करना पड़ेगा, रेस्ट भी देना पड़ेगा उसको, थोड़ी बहुत नरिशमेंट देनी पड़ेगी, डाइट देनी पड़ेगी, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ना आपने एक्सेसिव लोड डालना है और ना आपने एक्सेसिव रेस्ट देना। तो इसमें आपने क्या करना पड़ेगा, हल्का फुल्का उसके ऊपर स्ट्रेच दीजिए और उसके बाद रिलैक्स कर दीजिए, ठीक। तो शुरुआत में सूक्ष्म व्यायाम करवाइए, 5 to 10 मिनट रखिए। उसके बाद धीरे धीरे इस टाइम को आप बढ़ा भी सकते हैं, और उसके बाद फिर कुछ लोड डालिए नी के ऊपर, फिर रिलीज कीजिए, लोड डालिए नी के, फिर रिलीज कीजिए। तो विद द टाइम आप देखेंगे कि उसकी मोबिलिटी में, उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, ठीक। तो डिफरेंस आने पर आप उस टाइम पीरियड को फिर डायनेमिक टू स्टैटिक ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर स्टैटिक होल्ड करवाइए उस पर, उत्कट आसन पर, तो आप देखेंगे काफी इंप्रूवमेंट, ठीक। तो ऐसा आप कर सकती हैं इसमें। होप आपको कुछ क्लियर हुआ हो। अगर कोई और कंफ्यूजन है तो प्लीज वेलकम। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि थोड़ी देर होल्ड कराइए फिर रिलीज कराइए, तो इस आफ्टर सूक्ष्म व्यायाम आप स्टार्टिंग जैसे हम लोग करते हैं कि स्टैंडिंग पोस्चर से, तो वो सारे हम करवा सकते हैं इसमें?
जी करवा सकते हो इनके लिए ना। अगर कोई डिसऑर्डर है, जैसे किसी की नी में किसी प्रकार का डिसऑर्डर है या लोअर बैक में किसी प्रकार का डिसऑर्डर है, तो उसकी पूरी की पूरी क्लास क्या होती है, उसी की ओरिएंटेशन में बनती है, उसी के ओरिएंटेड बनती है, उसी के इर्द गिर्द बनेगी उसकी क्लास। उसको ओवरऑल हेल्थ से पहले क्या करना है, उन चीजों को ठीक करना है अपनी बॉडी में, ठीक है। तो उसका फोकस क्या रहेगा, नी रहेगा। तो आपने जैसे सूक्ष्म व्यायाम करवाए, तो स्टैंडिंग पोस्चर्स पे भी ज्यादातर आप ध्यान देंगे कि थोड़ा बहुत उसकी नी पर लोड आए, उसके बाद रिलीज कर दिया जाए, लोड आए देन रिलीज कर दिया जाए। उसकी जो अवधि रहेगी, टाइम रहेगा, वो बहुत कम रहेगा शुरुआत में। आप टेस्ट करेंगे क्या ये इतना वो होल्ड कर पा रहे हैं, फिर विद द टाइम धीरे धीरे आप टाइम को बढ़ाएंगे, उनकी अवधि को बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो स्ट्रेचेस आपकी नी से रिलेटेड नहीं है, अगर वो सीक्वेंस में उनकी जरूरत नहीं है, तो आप उन्हें अवॉइड करेंगे, ठीक। तो बहुत ज्यादा डीप बैक बेंड जिसमें नी का कोई रिलेशन नहीं है और रिकवरी का कोई रिलेशन नहीं है, तो उन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं इस जगह, पर ठीक। समटाइम ऐसा होता है कि क्लास चल रही है, क्लास में हर एक जने के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अगर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम है, तो इसी को मैं, जब हमारा वाईसीबी कोर्स स्टार्ट हुआ था ना, तो मैंने यही कहा था कि अगर आप क्या करेंगे, किसी प्रॉब्लम की ओरिएंटेशन में अपनी एक्सपर्टीज को बनाएंगे। मैंने शुरुआत में यही कहा था तभी आप लोगों से कि योगा इंस्ट्रक्टर के सामने चैलेंजेस हैं कि 10 अगर लोग आएंगे, तो वो अपनी 10 प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे कि मुझे बैक में है, मुझे नी में है, मुझे गर्दन में है। तो हम किन किन पॉइंट्स को हटाएंगे या क्लास को कैसा बनाएं। तब हम क्या कर सकते हैं, या तो उसकी क्लास को बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए, उसे पर्सनल में कन्वर्ट कर दीजिए, या एक क्लास ऐसी बनाइए जिसमें ज्यादातर लोग क्या हो, नी की प्रॉब्लम से फेस कर नीज की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो तब आप वैसी स्पेसिफिक क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। बट जनरल क्लास में ये करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दूसरा इंडिविजुअल उन चीजों को फील ही नहीं कर पाएगा कि क्यों ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं, ठीक। और उनके लिए वो बेहतर भी नहीं होगा, ठीक। सर एक ठीक है। क्वेश्चन पूछना था। जी सर ये बताएं, जैसे किसी के नी प्रॉब्लम है, दर्द है और कई बार उनकी स्वेलिंग भी होती है, तो क्या उस दौरान हम उनको एक्सरसाइज करा सकते हैं, मतलब योगा करा सकते हैं? देखिए, इंडिविजुअल के ऊपर, अगर वो पेन फील कर रहा है, तो पेन की सिचुएशन में कभी भी आपने प्रैक्टिस नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप पेन फील कर रहे हैं, उस जगह पे सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो बॉडी इंडिकेट कर रही है कि ही नीड्स रेस्ट, वो रेस्ट मांग रही है आपसे। अगर उस दौरान भी अगर आप उससे काम करवाते हैं, तो इन्फ्लेमेशन और ज्यादा बढ़ेगा, तो उस केस में आपने रेस्ट करना चाहिए, ठीक। उसे रेस्ट दीजिए, इन्फ्लेमेशन को कम होने दीजिए। उसके बाद जब वो ठीक होने लगे, तो थोड़े थोड़े मूवमेंट्स को देकर चेक कीजिए, क्या क्या अभी भी पेन है, कभी क्या अभी भी एक्यूट स्ट्रेच है, ठीक है। एक्यूट पेन होने के केस में हमेशा प्रैक्टिस को क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए। उस जगह पर योगा की लिमिटेशंस है वो, ठीक है। यही क्या है, योगा की प्रैक्टिस की लिमिटेशन है कि वो डीप इंजरीज में या खुले हुए घावों के ऊपर काम नहीं कर सकता, ठीक है। इस टाइप की डीप इन्फ्लेमेशन में, ग्रेटर इन्फ्लेमेशन में योगिक प्रैक्टिस बहुत अच्छा काम नहीं करती है, ठीक है। उस समय पे आप रेस्ट कीजिए, उस वक्त पे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि योगा तो करा नहीं सकते, तो मतलब उसको क्या कराना चाहिए? रेस्ट एंड डाइट, ये दो चीजें बचती है ना उसके बाद भी, ठीक है। या तो रेस्ट देंगे, डाइट देंगे, ठीक है। उसके इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को आप यूज कर सकते हो, तो उन्हें किया जा सकता है। दीज आर कॉल्ड अल्टरनेटिव थेरेपीज ना। उसके बाद वो अल्टरनेटिव थेरेपीज को आपने यूज करना चाहिए, जिससे क्या हो, इन्फ्लेमेशन पहले कम हो जाए, ठीक है, सूजन कम हो जाए, उनका दर्द कम हो जाए, थोड़ा बहुत तो फिट और हेल्दी हो जाए। तो रेस्ट है ये, आप समझ लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि मैंने बीज तो बो दिया है, अब इसे उगाने के लिए क्या करूं। आपने उगाने के लिए उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता, बट उस बीज को छेड़ो मत। तो रेस्ट में भी ऐसा ही है कि जब आप रेस्ट कर रहे हो, तो रेस्ट में छोड़ो बॉडी, ठीक। उसके हील होने दो, वो हील अपने आप होती है। आप हील होने के लिए कुछ नहीं करते हो बॉडी को, ठीक है। बॉडी अपने आप हील होती है, उसे बस छेड़ो मत, ठीक। उसे कंप्लीटली रेस्ट करने दो, और ऐसी डाइट दो जिससे क्या होता है, रिकवरी जल्दी होती है, ठीक। तो कुछ मिनरल्स को ऐड करो, कुछ सप्लीमेंट अगर यूज कर सकते हो वैसे मैम, या डॉक्टर कुछ प्रिस्क्राइब करता है तो रिकवरी के लिए उन चीजों को आप यूज कर सकते हो, पर उस दौरान प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, ठीक। सर मुझे कुछ पूछना था। जी सर मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कोई सीखने आते हैं तो उनको डिप्रेशन है, तो क्या डिप्रेशन में भ्रामरी प्राणायाम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? डिप्रेशन की स्टेज क्या है, क्या वो आपसे बात करते हैं, मतलब कि यार बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, अपने आप को थोड़ा बहुत तो खुल के बताते हैं आपको? हाँ सर, उसमें तो मतलब ऐसे एक्सप्रेस करने में तो कोई इशू नहीं है, हालांकि 6 महीने का ट्रीटमेंट हो चुका है,
और अभी थोड़ा चीज़ें स्टेबलाइज्ड हैं, लेकिन कभी कई बार ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने मतलब मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है शायद कि भ्रामरी शायद नहीं करवाना चाहिए डिप्रेशन वालों को ना, थोड़ा, तो ये कंफर्म करना था। इसी वजह से मैं स्टेज पूछ रहा हूँ आपसे। अगर ऐसी स्टेट है कि डिप्रेसिव जो पेशेंट है वो क्या है, आपको कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, ठीक है, समझ लो भ्रामरी कर क्या रहा है, भ्रामरी आपको इंट्रोवर्ट बना, ठीक है, आपको अंदर की तरफ मोड़ने का काम करता है। अगर अंदर जो पेशेंट है, जो रोगी हो, पहले से क्या है, इंट्रोवर्ट है, ठीक है, यानी कि वो भीतर की ओर मुड़ा हुआ है। पेशेंट कैसा होता है, वो अकेले दुनिया से वो कट जाना चाहता है, बिल्कुल अकेला, वो वैसी स्थिति में है। वैसी स्थिति में अगर आप उसे और क्या करेंगे, इंट्रोवर्ट बनाएंगे, तो क्या होगा, इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी अगर वो थोड़ा बहुत खुलने लगे आपके सामने, ठीक है। तो शुरुआत में क्या कीजिए, उसकी नाद पर फोकस करवाइए, जैसे उसकी दिल की धड़कन पर फोकस करवाया, आती जाती सांस पर फोकस करवाया, ठीक है। उसके बाद अगर क्या देख रहे हैं आप, उसमें रिलीज देख रहे हैं, ठीक है, तो नाद धनी के बाद आप भ्रामरी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। भ्रामरी की शुरुआत में 3 सेट रखिए, ठीक है, 3 रेपिटेशन, ठीक है, फिर 5 रेपिटेशन, ऐसे करके, और गोल और चीजों पर भी रखिए जिससे वो थोड़ा बहुत एक्सट्रोवर्ट खुले थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद यूज किया जा सकता है ये, अगर वो खुल के बता रहे हैं तो उतना ज्यादा डीप डिप्रेशन की सिचुएशन नहीं है, वो थोड़ा बहुत बाहर आ चुके हैं उससे, तो इन केसेस में यूज किया जा सकता है। इसे यूज ना करने का यही रीजन है बस, ठीक है, ये किया जाता है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट बन रहा है बस। ठीक है सर, यही थोड़ा कंफ्यूजन था। ओके, थैंक यू। सर अभी और जो आपने पीडीएफ भेजी है ना, जी उसमें थायराइड में जो प्राणायाम लिखे है उसमें सर्वांगासन धनुरासन ऐसा लिखा है प्राणायाम में, अच्छा, अभी मैंने पढ़ा था आई तो ये थिंक आपको ये बोला। रिटन वो होगा, एरर होगा, ठीक, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक। चलो थोड़ा बहुत इसको एनालाइज भी करना पड़ेगा, एक्चुअली बहुत जल्दी में बनी है, और इसमें कुछ लगभग जो आपकी वाईसीबी लेवल 3 की ये पीडीएफ है, बहुत जल्दीबाजी में ही बनी है। इसमें लगभग आपके 400 से 500 वो हैं पेजेस हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हमने कंसाइज करके बनाने की कोशिश की है, तो उसमें ऐसे छोटे मोटे एरर हैं शायद, ठीक है, तो उन्हें एक बार रिवाइज करके उसके बाद ही आपको शेयर किया जाएगा। चलिए इन चीजों को ध्यान रखेंगे हम, अगर कुछ ऐसी कमी होगी तो ठीक है। और कोई क्वेश्चन ना हो तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। चलिए, आप ये जो नोट्स देते हैं ये प्लीज अगर हिंदी में भी दें तो थोड़ा सा हमें हेल्प मिल पाएगी, क्योंकि कुछ चीजें मैं हमें समझ समझ पा नहीं आ रहा रही हूँ, है। सविता जी, मैं समझ पा रहा हूँ जरूर इस प्रॉब्लम को, बट अभी जो बन रहा है, मतलब जो टीम इसे बना रही है, अभी वो इंग्लिश में ही इसे डेवलप कर रही है। मैं उनके सामने रिक्वेस्ट रखूंगा कि वो इसे हिंदी में भी बनाए, ठीक है। जैसे वो बन जाती है मैं आपको हिंदी में भी शेयर करूंगा, जल्दी वो बन जाएगी। जैसे लेवल 1 के लिए भी जो मैंने पीडीएफ दी थी उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी, मैंने उस वक्त भी टीम के सामने बात रखी थी, बट अभी वो हिंदी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही पीडीएफ पूरी हो जाती है तो दोनों पीडीएफ्स को मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी प्रोवाइड करें, ठीक। और सर एग्जाम्स कब है, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया? हाँ, आइडिया देखिए, वो एग्जाम होने से लगभग आपको 1.5 से 2 महीना पहले, ठीक है, आपके कुछ प्री टेस्ट होंगे। अभी तो आपका सिलेबस ही बचा हुआ है, उससे पहले आपके प्री टेस्ट होंगे, तो लगभग 2 महीने पहले पहले आप लोगों को पता लग जाए, ठीक। और 2 महीना इनफ टाइम है तैयारी के लिए, तो एकदम से सडन ऐसा नहीं होगा कि कल आपका एग्जाम है या अगले हफ्ते आपका एग्जाम है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस चिंता को निकाल दीजिए अपने दिमाग से, थैंक ओके। यू। और उससे पहले आपके कई प्री टेस्ट होंगे, तो प्री टेस्ट में आप पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि एग्जाम्स को कैसे हमने क्लियर करना है, तो उस चीजें आराम से हो जाती है। बस आप अपनी स्टडी पर ध्यान रखिए, अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम आराम से निकल जाए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका एंडोक्राइन सिस्टम है आपका ये टॉपिक, और इसके ऊपर हमने क्या पढ़ना है, यौगिक इफेक्ट पढ़ना है, ठीक। जो मैंने चीजें आपको शेयर करी हैं उनकी मदद से भी आप चल सकते हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो लगभग लगभग उन पेजेस के ऊपर है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ इस जगह पर। हम ग्लैंड्स को पढ़ेंगे, सबसे पहले उनके हार्मोन्स को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उनके फंक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम यौगिक एक्सपेक्ट में देखेंगे कि व्हाट आर द ग्लैंड्स हियर, और यौगिक क्रियाएं इन चीजों को कैसे क्या करती हैं, बैलेंस कर सकती हैं, कैसे प्रभावित करती हैं, कैसे इन चीजों को, इनके फंक्शन को एनहेंस किया जा सकता है, ठीक है। मेनली जो ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, उनका फंक्शन है
कि वो स्पेसिफिक टाइम में टारगेटेड एरिया को हिट करते हैं और उनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ काम है, ठीक है, वो कल देखा हमने कि खाने को क्या करता है, पचाकर एनर्जी जो अंदर छुपी हुई एनर्जी उसे बाहर निकालता है और टारगेटेड एरिया तक पहुंचा देता है, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। ऐसे ही हार्मोनल जो सिस्टम है उसमें कुछ क्या है, हमारे पास ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स मतलब समझ लीजिए कुछ बैग्स हैं, कुछ थैलियां हैं, ठीक है। उन थैलियों में क्या है, कुछ हार्मोन छुपे हुए हैं, ठीक है। ये जैसे हार्मोन क्या होता है, आपकी बॉडी में निकलते हैं, इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक वर्क है, वो इन्हें पूरा करता है, ठीक है। तो इस जगह पर हमारे पास दो टाइप के ग्लैंड्स हैं, जिन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये एक्सोक्राइन थैले हैं और इंडोक्राइन थैले हैं। अब क्या मतलब है एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन का? एक्सोक्राइन है जो बाहर की तरफ से काम करता है, ठीक है। जैसे आपका पैनक्रियाज, वो दोनों टाइप का क्या है, ग्लैंड है, इंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। बट लिवर है जैसे, ठीक, तो लिवर क्या आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक। ये बाहर की ओर से इसका जो सिक्रिएशन है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर से जो हार्मोन निकलेगा वो डायरेक्टली आपके ब्लड में नहीं जाता वो हार्मोन, इस वजह से इसे एक्सोक्राइन कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनके पास डक्ट होती हैं और उनका जो हार्मोन है वो क्या होता है, डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है, ठीक है, मिल जाता है। तो इसी वजह से इन्हें क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। यानी कि अंदर की तरफ अंदर स्राव करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, ठीक। होप आप इतना कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कि हमारे पास दो टाइप की ग्लैंड्स हैं, ठीक। जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड अभी हमने नहीं पढ़नी है, आपके टॉपिक्स में सिर्फ अभी इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब वैसी ग्लैंड जिनका हार्मोन क्या होता है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिलता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली आपके ब्लड में मिल जाता है और स्पेसिफिक कुछ काम को करता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ जाने के बाद देखो हमारे पास क्या है, 5 से 6 टाइप की क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इनके अंदर से कुछ हार्मोन्स निकलेंगे। अब शुरुआत में ऐसा नहीं सोचना है कि हमें इंडोक्राइन ग्लैंड्स याद कैसे होंगी, इनके अंदर के हार्मोन्स कैसे याद होंगे। विद द टाइम इस वीडियो के साथ आप 2-3 बार जाना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और एक बार वो दिमाग में उतने अच्छे से नहीं बैठ पाता, तो 2-3 बार आप इस वीडियो को देखना। और दूसरी चीज, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनमें भी अगर उस पार्ट को आप देखेंगे, और स्पेशली जो लास्ट वाला आपका एक फोटो है जिसमें सारी की सारी ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स और उनके फंक्शंस बताए हुए हैं, उस हिस्से से अगर आप जाते हैं तो आपको काफी क्लियर होता है, ठीक है, काफी समझ में आ जाएगा कि किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है और उसका क्या फंक्शन, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, वो सभी प्रकार की ग्रंथियां जिनके अंदर का हार्मोन, ये अपने अंदर हार्मोन छुपाए रखती है, ठीक है। वो उनका हार्मोन कहाँ निकलेगा, डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में निकलेगा, ठीक है। तो इस टाइप की ग्लैंड्स को एंडोक्राइन कहने वाला है। पहली जो ग्लैंड है मेरे पास वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसका नाम आपने 7th 8th में अगर साइंस पढ़ी है तो उसमें सुना होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है कुछ, ठीक। तो इसका शेप कुछ मटर के दाने जितना है, ठीक है, ये छोटा सा पी जैसा होता है और इसके 2 एंड है, ठीक है, यानी कि बाहर वाला और अंदर वाला। जैसे हमने एनाटॉमी में पहले भी पढ़ा था कि आगे वाले हिस्से को हम एंटीरियर कहते हैं, ठीक है, और पीछे वाले हिस्से को हम पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर हमारे लिए समझना बहुत आसान है कि आगे वाले हिस्से को हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और पीछे वाले हिस्से को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। इतना आप समझ पा रहे हैं कि मटर के दाने जितनी क्या है, ग्लैंड है, थैला है, उसके सामने वाले हिस्से को हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पीछे वाले हिस्से को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक। आगे वाले हिस्से से आपके 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। तो 6 प्रकार के हार्मोन और पीछे वाले हिस्से से लगभग 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, ठीक। तो देखो आगे वाला हिस्सा 6 प्रकार के हार्मोन निकाल रहा है। और दूसरी चीज, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताऊं तो ये क्या है, मास्टर ग्लैंड है, मतलब ये दूसरी ग्लैंड्स को भी मास्टर करती है। दूसरी ग्लैंड कैसे काम करेंगी, दूसरे जो थैले हैं, ठीक है, जो ग्लैंड्स हैं वो कैसे काम करेंगे, उसे भी कौन फंक्शन करता है, कौन रेगुलेट करता है, आपका पिट्यूटरी वाला हिस्सा रेगुलेट करता है, ठीक। तो इसमें जो इंटीरियर पार्ट है जिसके अंदर से 6 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक, उसमें क्या क्या है, आपकी ग्रोथ हार्मोन है, जैसे जिससे आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है, जैसे हाइट बढ़ना, ठीक है, या आपके शरीर का क्या है, वृद्धि होना, विकास होना, ये सब कुछ ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है, ठीक। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन ना निकाले तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर हिस्सा उस हार्मोन को निकालता है, ठीक। वो हार्मोन निकलते ही क्या होने लगता है, आपकी बॉडी में ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। ये जादू कैसे होता है थोड़ी देर में इसे समझेंगे, पर अभी इतना समझ लीजिए कि हार्मोन जैसे निकलते हैं तो वो अपना टारगेटेड फंक्शन पूरा करते हैं,
ठीक है, पूरी कोशिश करते हैं कि टारगेटेड फंक्शन पूरा हो। दूसरा जो हार्मोन है TSH होता है इसमें। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब जो थायराइड ग्लैंड को, अगर आपने नाम सुना हो या इस जगह पर तो बीमारी भी काफी फेमस है कि किसी को थायराइड है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा नाम सुना हो तो थायराइड ग्लैंड को भी ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो TSH जो हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को क्या बोलता है, सिग्नल देता है कि अब अपने क्या करो, हार्मोन्स निकालो और अब अपने हार्मोन्स को रोक दो, ठीक है। ये सिग्नल कौन देगा, TSH से, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से निकलने वाला दूसरा हार्मोन आपका क्या है, TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मतलब ये दूसरी ग्लैंड को भी क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। इसी वजह से इसका नाम क्या था, अभी मास्टर ग्लैंड था, ठीक है। ऐसे तीसरा हिस्सा आपका प्रोलैक्टिन है, ठीक है। तो महिलाओं में जो दूध का उत्पादन होता है, ठीक है, दूध बनने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उन चीजों को भी ये क्या करता है, एनहेंस करता है, बढ़ाता है। इसी हार्मोन की वजह से क्या होता है, प्रोलैक्टिन यानी कि मिल्क फॉर्मेशन हो पाता है फीमेल्स में, ठीक। फोर्थ जैसे हार्मोन है आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, तो उसमें फॉलिकल्स बनते हैं। फिफ्थ हार्मोन ऐसे किससे जुड़ा होता है, आपके एड्रेनलिन ग्लैंड को जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। एड्रेनलिन एक और ग्लैंड है, कुछ देर में आप उनके बारे में सुनेंगे। तो एड्रेनलिन ग्लैंड को भी ऊपर से स्टिमुलेट करता है कि अब अपने हार्मोन्स को निकालो, ठीक है। कुछ देर पहले मैंने कहा था ना कि ये मास्टर ग्लैंड है, दूसरी ग्लैंड को भी क्या करेगा, फंक्शन करेगा, ठीक है, बताएगा कि कब अपने हार्मोन्स को निकालो, कब उन्हें रोक दो, ठीक। तो ये मास्टर ग्लैंड इसी वजह से, तो इसमें यही 5 से 6 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक। मैंने बात की जैसे आपके ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है, TSH की और प्रोलैक्टिन की। एक ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी होता है, ठीक है, इसी के अंदर ये 4 टाइप का हार्मोन है। 5th टाइप का हार्मोन आपका मैंने बात की है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और 6th टाइप का आपका एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, जो एड्रेनलिन को ACTH कहते हैं इसे, ठीक। तो ये क्या करेगा, एड्रेनलिन ग्लैंड को सिग्नल देगा कि अभी अपना हार्मोन्स निकाल, ठीक। होप आप इतना समझ पा रहे हैं कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मटर के दाने जितनी है, ठीक है, जितनी ये छोटी है उतनी ज्यादा ये पावरफुल है, ये आपके माइंड के हाइपोथैलेमस हिस्से से जुड़ी है, ठीक। अब इसकी अगर पोजीशनिंग की बात करें तो ये माइंड के हाइपोथैलेमस हिस्से से जुड़े रहती है। तो इसका पीछे वाला जो हिस्सा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हिस्सा है जो, वो हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है, और आगे वाला हिस्सा ये क्या रहता है, फ्री रहता है, ठीक है। और इसे आगे वाले हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक। पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 2 टाइप के हार्मोन्स को निकालता है मेनली, वो ADH और ऑक्सीटोसिन, ये 2 टाइप के हार्मोन को निकालता है, ठीक। तो इस जगह पर इतने ज्यादा हार्मोन हो गए हैं कि मतलब 6 टाइप के हार्मोन तो क्या कर रहा है, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है वही निकाल रहा है, ठीक। और पोस्टीरियर हिस्सा 2 टाइप के हार्मोन निकाला, तो 8 हार्मोन हो गए हैं। कैसे हार्मोन याद होंगे, क्या इनका फंक्शन है, ठीक। तो अभी सिर्फ इतना ही दिमाग में बैठाइए, अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मटर के दाने जितनी दिखती है, और ये आपके हाइपोथैलेमस हिस्से से यानी कि दिमाग के कुछ हिस्से से जुड़ी है, जिससे क्या है 8 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। अभी आप अगर इतना याद करने की कोशिश करो और इसे दिमाग में बैठाओ कि ये क्या करती है, मास्टर ग्लैंड की तरह काम करती है, जो दूसरी ग्लैंड को का फंक्शन भी क्या करती है, मैनेज करती है। तो सेशन के होने तक आप क्या करेंगे, दूसरी ग्लैंड को भी पढ़ लेंगे और उससे क्या होगा, काफी क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। अगर किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन होता है तो जो मैंने आपको पेजेस दिए हैं, PDF दी है, तो उसके थ्रू अगर आप जाएंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा, ठीक। कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, पिट्यूटरी हिस्से को रोकते हैं, ठीक है। ये पिट्यूटरी हिस्सा पूरा होता है, समझ लो इससे क्या है, 8 टाइप का हार्मोन निकल रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। कुछ देर के लिए इसे रीच कर दो। उसके बाद जो सेकंड आपकी ग्लैंड है, ये छोटी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी के थोड़े से नीचे ही क्या होती है, सिचुएटेड होती है, नींद के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये स्टिमुलेट होता है तो आपको नींद आने लगती है, आपको नींद घेरने लगती है, आपको तंद्रा घेरने लगती है, ठीक। योग निद्रा के केस में भी याद रखना, जब आप योग निद्रा किसी को करवा रहे हैं, देन यू फोकस ऑन द सीक्रेशन ऑफ द मेलाटोनिन, ठीक है। आप कोशिश करते हैं कि व्यक्ति का मेलाटोनिन निकलने लगे, किसकी मदद से, अपनी वॉइस की मदद से, ठीक है, सूदिंग वॉइस की मदद से, या खुद अगर वो क्या करने लगे, अपनी बॉडी से पकड़ को हटाने लगे, ठीक। तो धीरे धीरे बॉडी रिलैक्स होने लगती है, और रिलैक्स होने के साथ ही क्या होता है, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन ज्यादा निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा रिलैक्स हो जाता है,
ठीक, आप भी इसे अनुभव करेंगे कि जब आप रिलैक्स छोड़ देते हैं बॉडी को तो कोई चीज आपको ज्यादा रिलैक्स कर देती है। ठीक, कोई चीज आपके इर्द गिर्द घिर जाती है तो वो क्या है, मेलाटोनिन का ही एक इफेक्ट है। ठीक, इस जगह पर हमारी 2 पी से स्टार्ट होने वाली ग्लैंड पूरी होती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकलता है जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स इट। ठीक, थर्ड जो ग्लैंड है वो आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड कुछ देर पहले मैंने इसका नाम लिया था। थायराइड ग्लैंड समझ लो आपके सर्वाइकल के एंड और थोरैसिक के स्टार्टिंग के एरिया पे क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है। इससे निकलने वाले हार्मोन हम थायरोक्सिन और ट्राइआइडो थायरोनिन कहते हैं। ठीक है, T3 और T4 के नाम से ये क्या है, काफी फेमस है। तो इतना याद रखो कि थायराइड से क्या निकलता है, T3 एंड T4 मेनली। ठीक है, तो थायराइड निकलता है और मतलब सॉरी थायरोक्सिन निकलता है और ट्राइआइडो थायरोनिन निकलता है। T3 और T4 निकलता है आपके थायराइड ग्लैंड से। तो ये 2 हार्मोन कब निकलते हैं, जब क्या करता है पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर हम वापस याद करें पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने क्या कहा था, TSH का नाम लिया था। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट होता है, ठीक है, निकलता है, सीक्रेट होता है, तो क्या करता है थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम करता है, स्टिमुलेट करता है उससे। ठीक है, तो उस जगह से थायराइड अपने हार्मोन्स को निकालना स्टार्ट करता है। होप आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं। इन सबका मास्टर कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने TSH हार्मोन को निकालता है, उसके बाद थायराइड ग्लैंड फंक्शन करती है। ठीक है, T3 और T4 को निकालती है। अगर इन दोनों हार्मोन्स की बॉडी में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, अगर TSH की क्या होगी, कमी होगी, सॉरी T3 और T4 की कमी होगी, तो क्या होने लगेगा, आपकी बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म होने लगेगा। हाइपो वर्ड मतलब होता है कमी किसी चीज का। ठीक, तो हाइपोथायराइडिज्म पैदा होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो होने लगेगा और आप अधिक मोटे होने लगेंगे। ठीक है, तो थायराइड के किसी केस में अगर व्यक्ति क्या होने लगता है, मोटा होने लगता है। ठीक है, उसका शरीर और ज्यादा क्या होने लगता है, विशालकाय होने लगता है, उसकी बॉडी में और ज्यादा फैट एक्युमुलेट होने लगता है। तो ये कौन सा केस है, ये हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, इसमें क्या है, T3 और T4 हार्मोन जो थायराइड से निकल रहे हैं उनकी मात्रा कम हो गई है। ठीक, इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और हाई अगर क्या होगा, T3 और T4 की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, शरीर में मतलब कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ज्यादा TSH निकला है, ठीक, और ज्यादा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो गई, तो T3 और T4 की वैल्यू बढ़ जाएगी बॉडी में, जिससे क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म होगा। ठीक है, हाइपर मतलब ज्यादा। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। जब हम इसे पढ़ रहे थे तो मेरे टीचर ने इसे ऐसे याद करवाया था मुझे कि हाइपो मतलब हिप्पो। ठीक है, तो हाइपो और हिप्पो एक जैसा है, तो हाइपो वाला हिप्पो जैसा दिखने लगेगा, यानी कि विशाल मोटा दिखने लगेगा। ठीक है, मेरा देखो इशारा किसी भी तरफ नहीं है। ठीक, ये सब याद करने के लिए है कि आप हाइपो और हिप्पो को रिलेट करके क्या याद कर सकते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म में व्यक्ति क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाने के केस में क्या होगा, उसका मेटाबॉलिक रेट स्लो होगा। ठीक है, इसे आप ऐसे याद अगर करें तो दूसरा सेट अपने आप याद हो जाएगा कि हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, T3 और T4 ज्यादा निकलेगा, व्यक्ति पतला हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा। ठीक, इस जगह तक अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट लूं, ठीक है, और कहूं कि चलो इतना देखने की कोशिश करो कि मैंने 3 ग्लैंड्स को आपको समझा दिया। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसमें 8 हार्मोन्स थे। ठीक, पीनियल ग्लैंड जिसमें एक ही हार्मोन था, और तीसरा ग्लैंड थायराइड ग्लैंड। ठीक है, उससे क्या निकलना है, T3 T4 निकलता है, और कैल्सिटोसिन में निकलता है थर्ड जो हार्मोन है। ये क्या करता है, बॉडी में कैल्शियम को बैलेंस करता है। ठीक है, कैल्शियम को बैलेंस करेगा कि कैल्शियम मतलब आपके रक्त में कैल्शियम को बढ़ाएगा, घटाएगा, उसे बैलेंस करने की कोशिश करेगा आपकी बॉडी में। ठीक, तो ये मेन 3 टाइप के हार्मोन है। अगर थायराइड आपके दिमाग में आए तो उसके साथ क्या क्या होना चाहिए, T3 T4 एंड कैल्सिटोसिन। ठीक है, तो ये 3 टाइप के हार्मोन थायराइड निकालता है। होप आप इतने तक रिलेट कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत। और थायराइड के ठीक पीछे क्या जुड़ी होती है, एक और ग्लैंड होती है जिसे हम पैराथायराइड कहते हैं। ठीक है, पैराथायराइड कैसी ग्लैंड है, ये एक ही हार्मोन को निकालती है, उसका नाम भी पैराथायराइड हार्मोन ही होता है। ठीक है, उसका वही नाम है जो उस ग्लैंड का नाम है, एक ही हार्मोन को निकालता है। इसका भी मेन फंक्शन यही है कि वो क्या करेगा, कैल्शियम और जो अदर मिनरल्स हैं उनको रेगुलेट बैलेंस करने का काम करता है। ठीक, और इनका फंक्शन अभी कुछ देर में समझोगे कि क्यों ये मिनरल्स को बैलेंस कर रहे हैं, क्या क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि हमें बॉडी में मिनरल्स को बैलेंस करने की जरूरत पड़ी।
ठीक, थायराइड ग्लैंड क्या भी करती है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है आपकी किडनी के साथ, ठीक है। तो किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है कि कब आपकी यूरिन को पास करना है, कब आपकी यूरिन को रोके रखना है, ठीक। तो ये सारा फंक्शन कौन भी डिसाइड करती है, आपकी थायराइड डिसाइड करती है, ठीक है। थायराइड का रिलेशन आपके किससे होता है, किडनी से होता है। और किडनी क्या डिसाइड करती है, आपकी बॉडी में वाटर का लेवल या सॉल्ट का लेवल डिसाइड करती है, कब सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, वाटर को बाहर निकालना है, और कब रोके रखना है। ये सब डिसाइड कौन करेगा, आपकी थायराइड ग्लैंड डिसाइड करेगी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द किडनी, ठीक। तो यहाँ तक आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हैं। 4 ग्लैंड्स, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड एंड पैराथायराइड। व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस सीक्वेंस बैक टू बैक, जिससे अगर आप इसे पहली बार अगर सुन रहे हैं इन ग्लैंड्स को, या आपने बहुत कम एनाटॉमी पढ़ी है या फिजियोलॉजी पढ़ी है, तो आप इसे थोड़ा बहुत याद कर पाए, ठीक है, आपके दिमाग से छूट ना जाए कि क्या मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। ऐसे ही अगली जो ग्लैंड है, पैराथायराइड कहाँ थी, इतना याद रखना जरूरी है। पैराथायराइड कहाँ है, ठीक थायराइड के पीछे, ठीक। इसे पैराथायराइड कहा जाता है। पैराथायराइड से क्या निकल रहा है, पैराथायराइड हार्मोन निकल रहा है, जो वापस क्या करेगा, आपकी बॉडी में मिनरल्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। आपकी बॉडी में वापस कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक। ऐसे नेक्स्ट एक ग्लैंड है, नेक्स्ट ग्लैंड है जैसे एडर्नली, ठीक है। एडर्नल ग्लैंड इसे कहा जाता है, ठीक। तो देखो इस जगह पर एक चीज होगी, जिन लोगों ने इसे डिटेल में पढ़ा हुआ है, जैसे कई लोग इस जगह पर डॉक्टर्स हैं, ठीक है, कई लोगों ने इससे पहले एनाटॉमी बहुत डिटेल में पढ़ी होगी, तो उन लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जितने हार्मोन्स निकल रहे हैं वो काफी डिटेल में पढ़े होंगे। टीएसएच को भी काफी डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी काफी डिटेल में पढ़ा होगा। इस जगह पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तो एट लास्ट उसे आप पूछ लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, एट लास्ट हम उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज आप ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम, आप उस वक्त उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी से मतलब उस पॉइंट के ऊपर ध्यान रखते हुए आगे के लेक्चर को मिस मत करना, ठीक। और अगली ग्लैंड का जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ इस जगह पर, एडर्नलिन ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, इसका भी मेन फंक्शन, ये 2-3 हार्मोन्स को निकालता है जो आपकी टेबल में लिखी होंगी, जो मैंने टेबल आपको भेजी थी। और इसका मेन फंक्शन क्या है, देखो इसमें भी 2 हिस्से हैं, जैसे आपके एडर्नल में क्या थे, 2 हिस्से थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसमें भी 2 हिस्से होते हैं, जिसमें बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं, ठीक। तो एडर्नल ग्लैंड वापस 2 हिस्से हैं, ठीक है, यानी कि बाहर वाले हिस्से को, ये कटोरे जैसा होता है, ठीक है, जैसे आपने एक बाउल देखा है, ठीक, तो बाउल के 2 एंड हैं, एक बाहर वाली सरफेस और एक अंदर वाली सरफेस, ठीक है। बाहर वाली सरफेस को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ये क्या है, बाहर की कवरिंग, इस वजह से इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। और अंदर वाला हिस्सा क्या है, आपका मेड्यूला है, ठीक। तो कोर मेड्यूला इसे कहा जाता है। तो ये भी क्या है, एडर्नल का हिस्सा है। इसका मेन फंक्शन क्या है एडर्नल ग्लैंड का, कि ये क्या करता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड, आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, आपके स्ट्रेस को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक। स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है इसे, पर मेनली क्या करता है, आपकी बॉडी की मदद ही करता है। जैसे आपको स्ट्रेस के, जैसे आपको टेंशन होने लगे, एंजाइटी होने लगे, उसके दौरान क्या होता है, ये अपने हार्मोन्स को निकालता है, ताकि आप क्या करें, उन चीजों के साथ डील कर सकें। आपकी मदद के लिए क्या होता है, इसके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक। तो जो स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, या फाइट एंड फ्लाइट मोड, या किसी वक्त आप डर जाते हैं, एकदम से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उस वक्त भी जो आपको संभाले रखता है वो कौन करता है, वो एडर्नल करता है, ठीक है। एडर्नल के जो हिस्से हैं, हार्मोन्स हैं, वो आपको बचाए रखता है उस वक्त, ठीक। तो इसके दोनों हिस्से क्या करते हैं, जैसे जो कॉर्टेक्स मेडुला वाला हिस्सा है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड स्टार्ट करता है, और जो आपको कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है वो क्या करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करता है, ठीक है, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अगला जो हिस्सा है, अगला जो ग्लैंड है, वो आपकी क्या है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो मेल्स में क्या है, टेस्टिस है, और फीमेल्स में ओवरीज है, ठीक। तो इसका मेन फंक्शन, जो रिप्रोडक्टिव फंक्शनैलिटी है इंडिविजुअल की, उसको एनहांस करना है, ठीक। मेल्स में क्या करेगा, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्रो करने में मदद करेगा। ऐसे फीमेल्स में भी ओवरीज के थ्रू, ठीक है, जो क्या निकलेंगे, हार्मोन्स निकलेंगे, उनको वो क्या करेगा, उनके थ्रू वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करेगा, डेवलप करेगा। और मेल्स में हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ठीक है, ओवरीज से निकलने वाला, उसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये कहते हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स की मदद करेगा रिप्रोडक्शन के लिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे और डिलीवरी के टाइम पे, इस वक्त पे मदद करते हैं। और ऐसे मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन है वो उनकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में मदद करता है, बॉडी की
ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। तो इन चीजों में, या वॉइस जो चेंज होता है मेल्स में, ठीक है, उन चीजों में मदद होती है, ठीक है। तो मेनली अगर मैं ऊपर से वापस गिनाऊं आपको अपने ग्लैंड्स के नाम, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड 3, ठीक है, पैराथायराइड 4, एडर्नल 5, और जो आपकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड थी 2, 6, ठीक है। तो ये 6 ग्लैंड्स हैं मेनली आपकी बॉडी में, मतलब ये 6 थैले हैं, ठीक है, 6 बैग्स हैं जिनके अंदर से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। वो हार्मोन क्या करता है, इस स्पेसिफिक वर्क करता है, ठीक है। उनका जो स्पेसिफिक वर्क होता है, निर्धारित वर्क होता है, उसको परफॉर्म करने की कोशिश करता है, ठीक। और इनकी पावर क्या होती है, नॉर्मल जो बॉडी के न्यूट्रिएंट है उनसे कई ज्यादा होती है। ये कैसी है समझ लो, अगर आपने कभी स्टेरॉइड्स का नाम सुना, ठीक है, तो स्टेरॉइड जैसे ये काम करती है, मतलब कि इनकी जो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें कैटलिस्ट पढ़े होंगे, जो क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को कई गुना बढ़ा देते हैं, ठीक। जैसे हम क्या करते हैं, दूध रखा होता है ना, तो दूध के फटने की एक स्पीड है, अगर आप सुबह से रखते हैं और 1 घंटे बाद देखते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। बट अगर क्या करेंगे, दूध को ऐसा ही रखा है, आप उसके ऊपर नींबू को निचोड़ देंगे या पुराना कोई दही आप उसके ऊपर ऐड कर देते हैं, तो दूध के फ्रेगमेंट होने की जो स्पीड होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। आप इसे देखते हैं ना, तो ऐसे ही क्या है, स्टेरॉइड्स भी काम करते हैं एज अ कैटलिस्ट, और वो रिएक्शन के रेट को कई गुना ज्यादा बढ़ाते हैं, ठीक। ये हार्मोन्स भी क्या करते हैं बॉडी में, जो ऑलरेडी हो रहे हैं फंक्शंस, उन्हीं की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, उन ऑर्गन्स की पावर को बढ़ा देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एड्रेनल की, ठीक है, इससे एड्रेनलिन या स्ट्रेस जो हार्मोन निकलते हैं, उनके दौरान क्या हो सकता है, आपकी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में अगर एनाटॉमी से हटकर मैं बात करूं, तो जैसे आपको गुस्से के क्षण में, ठीक है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से के वक्त क्या होगा, आपकी फिजिकल बॉडी की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। भले आप मेंटल पीस कुछ देर के लिए खो देते हैं, पर आपको लगने लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, उतनी देर के लिए। फाइट और फ्लाइट मोड कहा ना मैंने, करो या मरो जो स्थिति है, ठीक। तो वो स्थिति में क्या होता है, आपकी बॉडी की कई गुना ज्यादा पावर बढ़ गई है। तो बढ़ने का क्या मतलब है, कुछ ना कुछ आपकी विल है, पर उसकी उस विल के साथ क्या जुड़ जाता है, वो हार्मोन की पावर जुड़ जाती है, तो कई देर के लिए वो आपको एक्साइट कर देती है। ये एक्साइटमेंट के जितने भी हिस्से हैं, ये क्या करते हैं, आपको कुछ देर के लिए एनर्जी से भर देते हैं, ठीक है। ये एनर्जी आप ही के अंदर है, आप ही के हार्मोन्स की वजह से निकली है, पर अगर ये आपके कंट्रोल में रहे तो आपका विकास कर सकती है, आपका डेवलपमेंट कर सकती है। बट अगर आपके कंट्रोल में ना रहे तो क्या कर सकती है, आपका विनाश कर सकती है, ठीक। ये एनाटॉमिकली मैंने हल्का फुल्का आपको आपकी ग्लैंड्स, बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की है, और इनके साथ जुड़े इनके हार्मोन्स की बताने की कोशिश की है। अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करूं वापस, तो दिमाग के हिस्सों से जुड़े हुए 2 आपकी ग्लैंड्स हैं, जो आपकी पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। गले के इर्द गिर्द जो आपकी ग्लैंड है वो कौन सी है, आपकी थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक। और आपकी किडनी के रीजन पे जो ग्लैंड है वो आपकी एड्रेनल ग्लैंड है, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रिलेटेड है उसके पास में है वो आपकी टेस्टिस एंड ओवरीज है, ठीक है। तो इतनी आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिनका हार्मोन डायरेक्टली क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में ऐड हो जाता है। अगर यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है, या इस जगह पर अगर कोई डॉक्टर है, कोई चीज मेरी कम लग रही है या किस चीज को करेक्ट करना है, तो प्लीज वेलकम, आप सामने आकर चीजों को करेक्ट करते हुए या किसी चीज को ऐड करना है तो उसे ऐड करते हुए इस चीज को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हम यौगिक इफेक्ट को और यौगिक प्रोस्पेक्टिव को देखेंगे कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसे योग कैसे देखता है, ठीक है, और इन चीजों को हम यौगिक क्रियाओं से कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो प्लीज वेलकम, अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज। हो क्लियर है आपको? ओके, ठीक। तो मैं समझ सकता हूँ, अगर आप पहली बार इसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, थोड़ी इतने ही समय में अगर आप इतने ज्यादा हार्मोन्स का नाम सुनेंगे तो थोड़ा बहुत क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है कि ये याद कैसे होगा। टाइम जैसे आप इनके फंक्शन को याद करते रहेंगे और देखते रहेंगे, रीड करते रहेंगे, तो ये दिमाग में बैठ जाता है, ठीक। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं यौगिक इफेक्ट की और यौगिक प्रोस्पेक्टिव की, तो ग्लैंड से जुड़े हुए आपके क्या है, चक्रास, ठीक है। जो चक्र हैं लगभग इन्हीं के इर्द गिर्द है, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि चक्र और ग्लैंड एक ही चीज है। कई बार ये मिसकंसेप्शन बन जाता है कि लोग क्या समझने लगते हैं, जो आपके चक्र हैं और जो बाहर आपकी बॉडी में ग्लैंड्स हैं वो एक ही चीज है। बिल्कुल टोटली डिफरेंट थिंग है।
बट आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो अंदर आपके चक्र हैं, ठीक है, जो षट चक्र हैं, उन्हीं की मदद से क्या होते हैं, फिजिकल बॉडी में ये ग्लैंड्स काम कर पाती हैं, उन्हीं की एनर्जी से, ठीक है। तो उन्हीं की एनर्जी से सभी की सभी ग्लैंड क्या होती हैं, अंदर से एनर्जी को पाती हैं और उसके बाद अपना फंक्शन टारगेटेड एरिया तक परफॉर्म कर पाती है, ठीक। तो अगर ऐसा है तो आपको अगर चक्रों के बारे में ज्ञान है तो उसके सामने आ रही जो ग्लैंड है उसको ठीक करना, अगर उसमें कोई व्याधि आ गई है तो उसे ठीक करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने बात की थी वापस पिट्यूटरी ग्लैंड की और पीनियल ग्लैंड की। तो इसकी सिचुएशन कहाँ है, लगभग लगभग आपके आज्ञा चक्र के इर्द गिर्द। अगर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, ठीक, इसकी साधना आप करते हैं, ठीक है, इसके लिए बताया गया जो योगिक क्रियाएं हैं, जैसे त्राटक है, ठीक, या आपका एक ज्योतिर ध्यान था, अगर आपको याद हो तो ग्रहण संहिता में मैंने इसका डिस्कशन किया था, ध्यान की दूसरी विधि थी ये, तो इसमें हम क्या करते हैं, थर्ड आई पॉइंट पर या सांभवी मुद्रा की आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। तो अगर आप इन जगहों पर ध्यान लगाते हैं तो क्या होगा, आप आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। इफ यू नो द मंत्र ऑफ आज्ञा चक्र, अगर आप उसके यंत्र को भी जानते हैं, कितनी पेटल्स हैं उसकी यंत्र में, उन चीजों को जानते हैं, उसे सामने ड्रॉ करते हैं, उस साउंड को साथ में चलाते हैं, उसके बीज मंत्र को साथ में सुनते हैं और उस चक्र पर फोकस करते हैं, तो क्या होगा, उससे जुड़ी हुई जो ग्लैंड्स, ठीक, आज्ञा चक्र से जुड़ी हुई ग्लैंड आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड है, तो ये अपने आप बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अगर इसमें कोई व्याधि है तो व्याधि आने का क्या कारण है कि इस जगह पर ऊर्जा की कमी है, ठीक, और ऊर्जा क्या होने लगती है उसके बाद जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, तो उसके एरिया पर, ठीक है, इसके इर्द गिर्द एरियाज पर सभी ऑर्गन्स को ज्यादा एनर्जी मिलने लगती है। अगर एनर्जी मिलेगी तो वो वापस क्या होने लगती है, हेल्दी होने लगती है, ठीक। चलिए इस जगह पर एक और चीज समझते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से मैंने कहा था टीएसएच निकलता है, ठीक है। टीएसएच निकलने के बाद वो क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि थायराइड ग्लैंड को क्या देता है, सिग्नल देता है, ठीक है, कि अपने हार्मोन्स को निकालो। पर ये पता है कैसे काम करता है, जैसे टीएसएच निकलता है वो टारगेटेड एरिया यानी कि थायराइड ग्लैंड तक पहुंचता है, थायराइड ग्लैंड के बाद उसके बाद क्या होने लगता है, थायराइड ग्लैंड में ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है, ठीक है, ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है, ऑक्सीजन बढ़ने लगती है और थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगती है, ठीक है। जब ये ग्रोथ होने लगती है उसके बाद थायराइड ग्लैंड समझ लीजिए एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद क्या करती है, अपने हार्मोन को बाहर निकालती है, जो मेनली क्या थे, T3 और T4 थे, ठीक। तो उन चीजों को निकालती है और ब्लड में क्या होने लगता है, T3 और T4 की वैल्यू बढ़ने लगती है। जैसे वो बढ़ने लगेगी, जितनी हमें चाहिए उस वक्त पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस बताता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब ब्लड में इतनी T3 और T4 की वैल्यू हो चुकी है, तो वो पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि अब टीएसएच निकालना होगा, ठीक। तो यहाँ पर भी समझो काम कैसे हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जैसे टीएसएच निकला, ठीक, वो ऐसा नहीं है कि जादू कुछ मंत्र कहा पिट्यूटरी ग्लैंड में और थायराइड ग्लैंड काम करने लगे, ठीक। जैसे उसने हार्मोन छोड़ा और थायराइड ग्लैंड के पास क्या होने लगेगा, ब्लड फ्लो बढ़ने लगेगा, ब्लड फ्लो मतलब कि एनर्जी बढ़ने लगेगी, उसकी सेल्स क्या होने लगेंगी, रिप्लिकेट होने लगेंगी, तेजी से उन जगहों पर ग्रोथ होने लगेगी, और ग्रोथ होगी तो वो अच्छे से फंक्शन कर पाएगी। बहरहाल एक सेंटेंस ये क्लियर होता है, अगर किसी चीज के पास क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है तो फंक्शन अच्छे से कर सकता है, ठीक। तो इसी स्टेटमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने आज्ञा चक्र को भी, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करके अपनी पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, ठीक। और अगर आप क्या है, आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड क्या हो रखी है, डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है, भले आपको हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइड है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई रोग है या कोई रोगी है आपके पास जिसको हाइपर थायराइड या हाइपोथायराइड है, तो थायराइड ग्लैंड के इर्द गिर्द कौन कौन सी ग्लैंड, कौन कौन से चक्र हैं आपके, विशुद्धि चक्र और आपके अनाहत चक्र, ठीक। पर साथ में आपने किस चीज को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आज्ञा चक्र को भी। क्यों आज्ञा चक्र को, क्योंकि आज्ञा चक्र के साथ कौन जुड़ा है, आपकी मास्टर ग्लैंड जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इन चीजों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी मास्टर ग्लैंड ही डिसाइड करेगी कि नीचे की ग्लैंड्स कैसे फंक्शन करें, ठीक है। तो इस जगह पर एक क्वेश्चन उठता है, तो हमेशा हमने क्या करना चाहिए, मास्टर ग्लैंड को एक्टिवेट कर देना चाहिए, मास्टर ग्लैंड क्या करेगी, बाकी चीजों को क्या कर देगी, बैलेंस कर लेगी। तो अगर थायराइड भी है तो हमेशा क्या करो, आज्ञा चक्र को ही बैलेंस करो। बट क्या होगा, बैलेंस करने के बाद कुछ फंक्शन तो क्या है, हार्मोन्स का पिट्यूटरी डिसाइड करती है, पर कुछ फंक्शन क्या है वो ग्लैंड भी तो डिसाइड करेगी,
अगर आप ग्रेटर एक्सटेंट तक अपनी चिकित्सा चाहते हैं, ठीक, तब आपने क्या करना चाहिए, उस ग्लैंड के इर्द गिर्द जो भी चक्र है उन पर भी ध्यान लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर थायराइड है या पैराथायराइड है, तो आपने अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, ठीक है, के इर्द गिर्द जो आपके आसन हैं, जो आपकी प्राणायाम है, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो आपके क्या है चक्र है, ठीक है, उनके बीज मंत्रों को, उनके यंत्रों को और उनके कलर्स को आप साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उस स्थान पर ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, उस स्थान की ऊर्जा बढ़ेगी। फिर वापस वही कॉन्सेप्ट, अगर ऊर्जा बढ़ी तो क्या होगा, चीज अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, ठीक। तो अगर अच्छे से फंक्शन कर पाती है तो वो क्या हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम क्या करते हैं, सभी चक्रों के साथ उन सभी ग्लैंड के साथ जुड़े हुए जो चक्र हैं उनको हम एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही अगर क्या है एडर्नल ग्लैंड है, तो एडर्नल ग्लैंड के इर्द गिर्द कौन कौन से चक्र हैं, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, ठीक है, मेनली ठीक उसके आगे मणिपुर चक्र रहता है और स्वादिष्टान उसके करीब में है। तो दोनों चक्रों को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि जल्दी एडर्नल जो ग्लैंड का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। विद दैट आपने प्रेफर करना चाहिए कि आप आज्ञा चक्र को भी बैलेंस करो, ठीक है, क्योंकि उसके साथ क्या है, पीनियल ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी है, जो एक मास्टर ग्लैंड है, ठीक, जो फंक्शन डिसाइड करेगी कि एडर्नल कैसे काम करेगा, ठीक। तो अगर आप इस जगह पर क्या नहीं करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पर यानी कि आज्ञा चक्र पर फोकस नहीं करते हैं, तो आपके एडर्नल ग्लैंड बैलेंस तो हो जाएगा, पर जैसे क्या होगा, आप उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे तो वापस क्या होगा, फंक्शन तो कौन डिसाइड कर रहा है, आपका पिट्यूटरी डिसाइड करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी वापस क्या करेगा, आपके एडर्नल को अनबैलेंस कर देगा। तो आपको दोनों जगहों पर ध्यान देना जरूरी है, जो जिस एरिया पर आपकी व्याधि है उस जगह पर, और जिस जगह से उसका मेन स्विच है, ठीक। तो मेन स्विच क्या है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस जगह को भी बैलेंस करना अपने बहुत जरूरी है। ऐसे ही केस है आपका आपके टेस्टिस एंड ओवरीज पर, तो इस जगह पर आपके मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र पर आप ध्यान लगा सकते हैं। इसमें जुड़े हुए आसनों और प्राणायामों पर ध्यान लगाना सकते हैं। साथ में जुड़ा हुआ बंद की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्रिया है जैसे अश्विनी मुद्रा है, उस जगह पर आप फोकस कर सकते हैं। विद दैट आप वापस पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी यानी कि आज्ञा चक्र पर भी फोकस करना चाहिए, ठीक। तो इससे क्या होगा, चक्रों से जुड़ी हुई जो ऊर्जा वो किनको भी मिलेगी, आपके ग्लैंड्स को भी मिलेगी, और ग्लैंड्स को अगर एनर्जी मिले तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक। उन्हें सही इंस्ट्रक्शन भी मिलेगी, सही गाइडेंस भी मिलेगी, कहाँ से, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उनके पास भी एनर्जी होगी तो वो आराम से अच्छे से अपना फंक्शन कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं इस टॉपिक को पूरा करता हूँ कि क्या आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, ठीक। क्विकली अगर रिकैप करें तो ग्लैंड जिनके अंदर से हार्मोन्स निकलते हैं, जो क्या करते हैं, अपना स्पेसिफिक और परफॉर्म करता है, ठीक है। ग्लैंड दो टाइप की थी, इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड जिनका हार्मोन डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में निकलता है, दैट्स व्हाई इन्हें इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनके हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में नहीं निकलते हैं, जैसे स्लेवरी ग्लैंड जो आपकी जीभ के ऊपर ग्लैंड है, ठीक, या आपका जो लिवर है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक। इसलिए बात इस जगह पर नहीं करनी थी, हमने सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करनी थी। इंडोक्राइन ग्लैंड में हमारे पास 6 टाइप की ग्लैंड्स थी, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड और आपकी जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो 6 टाइप की ग्लैंड पूरी हुई, और हमने 6 टाइप के चक्रों की भी बात करी, 3 से 4 टाइप के चक्रों की बात की, जिनका रिलेशन किसके साथ था, सामने आ रहे, ठीक, अंगों पर, जो आपके पिट्यूटरी वो है ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनका हमने रिलेशन समझा। और यहाँ पर हमने ये भी समझा कि किसी भी ग्लैंड पर अगर व्याधि आए तो उस ग्लैंड से जुड़े हुए चक्र के साथ साथ हमने आज्ञा चक्र पर भी फोकस करना चाहिए, ठीक। होप इससे कुछ ना कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। इफ स्टिल यू हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन और क्वेरी, तो आप चीजें डिस्कस कर सकते हैं, हम उनके ऊपर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं। प्लीज विजय सर, आपने इसमें बोला कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करती है ना, और extend to the other like your thyroid, parathyroid and adrenal, your the hormones from male and female one, ovaries and testicles. So ये अपने ये खुद के हार्मोन्स भी तो रिलीज करते हैं ना, थायराइड ग्लैंड्स, दैट दे आल्सो, जब ये it is secreting, then they are also secreting their hormones, right? जी, तो मैंने कहा ना कि TSH निकलता है। TSH मतलब क्या है,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। पर हाँ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे थायराइड को मिलेगा तो थायराइड अपना हार्मोन निकालेगा, T3 और T4, थायरॉक्सिन T4, और हाँ। ट्राईआइडोथायरोनिन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन है और कैल्सिटोसिन भी निकालता है। 3 टाइप के हार्मोन थायराइड ग्लैंड निकालता है, ठीक है। तो हमने अपने हार्मोन निकाले कि सिर्फ क्या कर रहा है, पिट्यूटरी उसे स्टिमुलेट कर रहा है, सिग्नल दे रहा है कि अभी निकाल। ओके। जी, तभी मैंने उसे कहा कि वो मेन स्विच है, मेन स्विच से एनर्जी आएगी और अंदर का बल्ब तो अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन? ओके, होप आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई है जगह पर कि हार्मोनल सिस्टम बॉडी में कैसे काम कर रहा है, ठीक है। उसके साथ क्या है, आपके जो चक्रास का सिस्टम है, षट चक्रों का सिस्टम है, वो कैसे कनेक्ट है, ठीक। कई बार लोग क्या करते हैं कि षट चक्रों को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं आपके हार्मोनल सिस्टम से, ठीक है। जैसे जिस जगह पर आपके क्या टेस्टिस है, उस जगह पर मूलाधार चक्र है, ठीक है, बट वो कोइंसिडेंस है, ठीक है। उसे डायरेक्ट ऐसे मत बताइए कि टेस्टिस का एरिया ही क्या है, मूलाधार चक्र है। कई लोग ऐसा करते हैं, मिसकंसेप्शन में जीते हैं कि ऐसा है, ठीक। अगर आप ऐसे जीते हैं, ऐसे देखते हैं, तो भौतिक शरीर से आपके चक्रों का बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता, वो भीतर के सूक्ष्म शरीर पर रहते हैं। उनका सिर्फ कोइंसिडेंस है कि वो बाहर के शरीर में क्या है, उस जगह पर आपकी ग्लैंड है, ठीक। तो इस मिसकंसेप्शन को अपनी माइंड से बाहर निकाल देना और सिर्फ ये समझना कि उस ऑर्गन से रिलेटेड क्या है, वो हेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं वो चक्र। तो उन चक्रास की हमने क्या करनी चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन पर ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक। वो टाइम पूरा हो गया है, किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करना है जैसा अभी सही नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ेंगे आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम को अगर आप थोड़ा बहुत देख लेंगे तो हम उसे बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। एंड नेक्स्ट वीक तक अगर आप इस हिस्से में आपके रेस्पिरेटरी हिस्से से लेकर आपके डाइजेस्टिव हिस्से से लेकर आपके एंडोक्राइन हिस्से तक किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन देखते हैं, वापस नोट्स को देखिए, किसी टाइप का आपको कंफ्यूजन होता है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, वॉइस में नोट छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक मंडे को हम उन चीजों को डिस्कस करके उसे वहां क्लियर करना, ठीक। तो चलिए विजय सर, एक चीज मुझे प्लीज बता दीजिए, हम नाड़ी कहते हैं ना जैसे, तो नाड़ी को हम क्या इंग्लिश में से नर्व्स ही प्रोनाउंस करते हैं केवल क्या? नाड़ी को पल्स कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में, यानी कि बीट्स कहा जाता है। पर पल्स तो जैसे, पल्स तो ये हो गई ना कि हम यहाँ पल्स अपने हाथ में जो देखते हैं 2 या 3 पल्स हो गई, लेकिन हम अगर जैसे हम देखते हैं देयर आर सो मेनी नाड़ीज, अगर आप पिक्चर देखो तो वो मतलब चीज क्या है, देखिए यौगिक प्रोस्पेक्टिव में नाड़ियों को कहा है, वो ये रास्ते हैं जिन जगहों से क्या होता है, प्राण यानी कि शक्ति सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की तरफ आती है, ठीक। तो उन नाड़ियों को क्या माना गया है कि वो अनुभव के विषय हैं, उनको हम ऐसे नहीं देख सकते, ऐसे नहीं ढूंढ सकते, ठीक। पर साइंस जिन्हें नाड़ी कहता है उन्हें हम पल्स कहते हैं, ठीक है। अगर आप अभी भी इंटरनेट पे पल्स लिखेंगे तो उसका हिंदी अनुवाद नाड़ी आएगा, ठीक है। तो पल्स मतलब यहाँ पर सिर्फ नाड़ी है, और यौगिक प्रोस्पेक्टिव से जो नाड़ियां है वो मार्ग है, वो रास्ते हैं जिनसे क्या होता है, एनर्जी सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की तरफ आती है। ये 72,000 नाड़ियां हैं, यानी कि इतने ज्यादा रास्ते हैं, इतने ज्यादा न्यूरोलॉजिकल पाथवेज हैं बिटवीन योर फिजिकल बॉडी और योर सटल बॉडी, जो आपकी सूक्ष्म शरीर है, उन दोनों के बीच में इतने ज्यादा रास्ते हैं। और यही क्या है, यही संस्कार बनते हैं, इन्हीं रास्तों से आप जुड़े रहते हैं, ठीक है। अपनी आत्मा से आप समझ लीजिए या अपने सूक्ष्म शरीर से आप इन्हीं नाड़ियों के रास्ते से जुड़े हुए हैं, ठीक। यहीं से आपको एनर्जी मिलती रहती है, किसी ना किसी समय पे कोई ना कोई क्या नाड़ी चलती रहती है। इनमें से तभी 10 नाड़ियां प्रमुख बताई, और 10 नाड़ियों में से भी 3 नाड़ियां सबसे प्रमुख बताई, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ठीक। तो नाड़ियां फिर इस जगह पर क्या बन जाती है, नाड़ियों से हटकर ये स्वर बन जाते हैं, स्वर मतलब की ऊर्जाएं बन जाती है, ठीक। तो मेनली वही हो गया कि नाड़ियां क्या है, जिन रास्तों से आपकी ऊर्जा आपके सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में आते हैं या आपके भौतिक शरीर से स्थूल शरीर में जाती है, ठीक। तो ऐसे तो आप हम ऐसे हम ये तो मेन नाड़ियां होगी जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ भाई आप पल्स कह रहे हैं, दैट आई अंडरस्टैंड। पर जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं ना, यौगिक पिक्चर देखते हैं, तो हम देखते हैं उसमें जो नाड़ियां दिखाई रहती हैं, दे आर सो थिन एंड इट इज स्प्रेडिंग लाइक अ रूट, जैसे आप पेड़ की जड़ें जो बारीक बारीक, एक जड़ के नीचे बारीक बारीक, उस तरह से वो जो दिखाई देता है, दैट इज कंसिडर एज ए नाड़ी। हम वो नाड़ियां ही होती हैं क्या? हाँ, वो नाड़ियां ही होती हैं, तभी तो कहा ना कि लगभग लगभग वो 72,000 नाड़ियां,
ठीक है। अब 72,000 नाड़ियां अगर इतने शरीर में होंगी तो लगभग उसका जो फिगर होगा वो वैसा ही देख लीजिए। But scientifically, you cannot see them, right? That's what I'm saying. You cannot see them. जी, ठीक है, हम उसे देख नहीं सकते बस, ठीक है। ये अनुभव के विषय है, अनुभव बिल्कुल किया जा सकता है बट उसे देखा नहीं जा सकता, ठीक। Thank you. और मेरा क्वेश्चन हो चुका है तो मैं आपको कॉल नहीं करूंगी अब फिर करो। ओके जी, थैंक यू। ओके Thank you, एवरीवन, sir. होप आपको Thank you. क्वेश्चन Thank you, sir. हैव अ नाइस टाइम, बाय। Thank you, sir. Thank you very much, sir. ओके। थैंक यू सर। Thank you, sir. धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you.